तो भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश को चलाता कौन है? क्या सारी की सारी ताकत दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास है या फिर हर राज्य की अपनी अलग सरकार है? जवाब है दोनों। और इन दोनों के बीच पावर को बैलेंस कैसे किया जाता है, यही तो पूरी कहानी है हमारे संविधान के भाग 11 की। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक देश, लेकिन उसमें कितनी सारी भाषाएं, कितनी अलग अलग संस्कृतियां और हर कोने के अपने अलग मुद्दे। अब ऐसे में एक ही कानून, एक ही नियम पूरे देश पर कैसे चल सकता है? यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने था कि आखिर ये जो शक्ति है, इसे बांटा कैसे जाए। और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 11 में। इसे आप एक तरह से सेंटर और स्टेट्स के बीच की एक रूल बुक या कह लें कि एक टीम प्लेबुक समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जो ये तय करती है कि देश की गाड़ी बिना किसी टकराव के एकदम स्मूथली आगे कैसे बढ़े। तो इस प्लेबुक का सबसे पहला और सबसे जरूरी चैप्टर क्या है? यही कि भाई कानून बनाएगा कौन? देश के लिए नियम तय करने का अधिकार आखिर है किसके पास? ये सवाल जितना सीधा है उतना ही जरूरी भी। देखिए, आर्टिकल 245 इस बंटवारे को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। संसद यानी पार्लियामेंट वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है, और दूसरी तरफ है राज्य का विधानमंडल, जो सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकता है। हिसाब एकदम सीधा है। अच्छा, तो दायरा तो सेट हो गया, बाउंड्रीज तय हो गई, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि कौन किस टॉपिक पर कानून बनाएगा। मतलब डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब किसके हिस्से में आएगा? और यहीं पर हमारे संविधान का एक बहुत ही शानदार सिस्टम सामने आता है, और वो है 3 लिस्ट्स। अब जरा इस सिस्टम को समझते हैं। पहली है संघ सूची। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने जरूरी हैं, जैसे डिफेंस, विदेश नीति, पैसा रुपया। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र का है। फिर आती है राज्य सूची। इसमें लोकल मामले हैं, जैसे पुलिस, खेती, हेल्थ। इन पर फैसला लेती हैं राज्य सरकारें। और फिर एक तीसरी और बहुत दिलचस्प सूची भी है, जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची है ना, ये एक तरह का कॉमन ग्राउंड है। इसमें एजुकेशन, शादी ब्याह, जंगल जैसे मुद्दे आते हैं, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि कुछ अहम मुद्दों पर टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन एक सवाल उठता है, मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो है तो राज्य सूची में, पर अचानक वो पूरे देश के लिए जरूरी हो जाए, तो क्या होगा? क्या हमारे नियम इतने सख्त हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, या हमारा संविधान इतना फ्लेक्सिबल है कि ऐसे हालात से निपट सके? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसका रास्ता हमें मिलता है आर्टिकल 249 में। देखिए होता क्या है, अगर राज्यसभा, जो कि राज्यों की ही परिषद है, वो अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि भाई राज्य सूची का ये वाला टॉपिक अब राष्ट्रीय हित का है, तो बस संसद को 1 साल के लिए उस पर कानून बनाने की स्पेशल पावर मिल जाती है। और हाँ, ये अकेला केस नहीं है। कुछ और भी स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां केंद्र आगे आ सकता है, जैसे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या जब 2 या उससे ज्यादा राज्य खुद ही संसद से कहें कि हमारे लिए कानून बना दो, या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करना हो। इन सभी हालात में भी संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए समवर्ती सूची के किसी एक ही टॉपिक पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्य ने भी, और दोनों में हो गया टकराव, तो फिर किसकी चलेगी? तो यहाँ आर्टिकल 254 एक टाई ब्रेकर की तरह काम करता है, और वो ये कहता है कि ऐसे किसी भी टकराव में हमेशा हमेशा केंद्र का कानून ही ऊपर रहेगा, वही माना जाएगा। इससे ये भी साफ होता है कि हमारे सिस्टम का झुकाव एक मजबूत केंद्र की तरफ है। तो ये तो हुई कानून बनाने की बात, लेकिन कानून बना देना ही तो सब कुछ नहीं है, उन्हें लागू भी तो करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टीम वर्क एक्शन में कैसा दिखता है। मतलब जमीनी हकीकत में केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। इनके प्रशासनिक रिश्तों की बुनियाद ही सहयोग पर टिकी है। देखिए, राज्यों के लिए ये जरूरी है कि वो संसद के बनाए कानून माने, और केंद्र भी जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं उनमें राज्यों को निर्देश दे सकता है। कमाल की बात तो ये है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र अपने कुछ काम राज्य को और राज्य अपने कुछ काम केंद्र को सौंप सकते हैं।
सब इसलिए ताकि देश का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि इतना बड़ा देश है, एक परिवार जैसा, तो कभी कभी आपस में मतभेद तो होंगे ही। इसीलिए उन्होंने झगड़े सुलझाने के तरीके भी पहले से ही बना दिए, जैसे राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कानून या फिर एक अंतर्राज्य परिषद का गठन। ये सारी व्यवस्थाएं इसीलिए हैं ताकि विवाद सुलझे और सहयोग बना रहे। तो इन सारे नियमों, लिस्ट्स और अधिकारों को समझने के बाद सवाल ये है कि इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है। आखिर ये भाग 11 हमें भारत के बारे में क्या बताता है? असल में ये सिर्फ पावर का बंटवारा नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाने की कला है। ये सिस्टम भारत को एक ऐसा ढांचा देता है जो एक तरफ तो बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर लचीला भी हो जाता है। और सबसे अहम बात, ये सहकारी संघवाद की नींव रखता है। एक ऐसा आइडिया जहां केंद्र और राज्य दुश्मन नहीं बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हैं जो मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। और अगर इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, भारत एक संघीय प्रणाली तो है लेकिन एक मजबूत केंद्र के साथ। बस ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं, भारत का सिस्टम कैसा है? देखिए, ये ना तो अमेरिका की तरह पूरी तरह से संघीय है और न ही ब्रिटेन की तरह पूरी तरह से एकात्मक। ये इन दोनों का एक बहुत ही यूनिक मिक्स है, एक भारतीय मॉडल जो खास तौर पर भारत की ज़रूरतों और भारत के हालात को देखकर ही बनाया गया है। और यहीं पर हम एक बड़ी सवाल के साथ रुकते हैं। पावर का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, जो भारत की एकता की जड़ है, ये आने वाले समय की चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये बैलेंस भारत के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।